जी नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पांचाल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। तो बच्चों, लर्निंग थ्योरीज़ हम कर रहे हैं और लर्निंग थ्योरीज़ में हम पैवलव की थ्योरी कर चुके हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्किनर की थ्योरी, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएफ स्किनर की जो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, आज डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो पूरी वीडियो देखेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको छोड़कर ना आओ। तो शुरू करते हैं। अधिगम के सिद्धांत में एक पार्ट है स्किनर की थ्योरी का। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, और इसी को एक नाम और दिया है बच्चों, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसे हम कहते हैं नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। आपको हर एक थ्योरी के नाम, किन किन नाम से उनको बुलाया जाता है, पता होने चाहिए। अगर मान लो क्रिया प्रसूत आपने सुना है, सक्रिय अनुबंधन आपने सुना है, लेकिन नैमित्तिक अनुबंधन आपने सुना नहीं है और एग्जाम में यही वर्ड आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? आपने कभी पढ़ा ही नहीं। इसीलिए सारे नाम आपको पता होने चाहिए कि किस थ्योरी को किस किस नाम से बुलाया जाता है। तो बच्चों, क्रिया प्रसूत कहें, सक्रिय अनुबंधन कहें, नैमित्तिक, इंस्ट्रूमेंटल, ऑपरेंट, सारी एक ही बातें हैं। दी किसने है? बीएफ स्किनर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है बच्चों। आप सभी जानते हैं स्किनर बहुत पॉपुलर हैं, जो हम थ्योरीज पढ़ते हैं। तो बीएफ स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। क्या कहते हैं? स्किनर ने ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया। सबसे पहली बात, बिल्कुल शुरू से हम इसको हम पढ़ेंगे। स्किनर ने क्या किया, किस पर स्टडी की? जो व्यक्ति की जो वॉलंटरी रिस्पॉन्स होती है, जो व्यक्ति की ऐच्छिक अनुक्रिया होती है, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से अनुक्रिया करता है, वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने पर होती हैं। व्यक्ति एक सक्रिय प्राणी है, ये तो स्किनर बोलते ही हैं, आगे भी बताएंगे। हम एक सक्रिय हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं तो उसमें हम कुछ स्टिमुलस के प्रति, कोई भी उद्दीपक हमारे सामने आता है, हम उस पर जो रिस्पॉन्स करते हैं, जिस पर हमारा नियंत्रण होता है, जिस पर हमारा कंट्रोल होता है, वो वॉलंटरी रिस्पॉन्स कहलाता है, ऐच्छिक अनुक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। क्रिया प्रसूत वे व्यवहार या अनुक्रियाएं हैं जो जानवरों और मानवों द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती है और उनके नियंत्रण में रहती है। क्रिया प्रसूत का अर्थ क्या हुआ? कोई भी व्यवहार है या अनुक्रिया। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी उद्दीपक के प्रति जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, जो हम बिहेव करते हैं, जानवरों में भी हो सकता है, क्योंकि अधिकतर जो प्रयोग किए गए हैं वो जानवरों पर किए गए हैं। तो जानवर हो या कोई मानव हो, प्राणी हो, कोई भी प्राणी हो सकता है, उसमें ऐच्छिक रूप से वे अनुक्रियाएं प्रकट होती है और उनके नियंत्रण में हो, हमारे कंट्रोल में हो, जिस पर हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमारे नियंत्रण में है, वो क्रिया प्रसूत कहलाता है। ठीक है। वो हमारी ऐच्छिक अनुक्रिया होती है कि हम करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं, वो हमारी मर्जी है, हमारी ऐच्छिक अनुक्रियाएं हैं, वॉलंटरी रिस्पॉन्स कहलाते हैं। ठीक है। स्किनर के अनुसार व्यक्ति एक सक्रिय प्राणी है, वह कुछ ना कुछ करता रहता है, उसके कार्य का परिणाम ही निर्धारित करता है कि वह उस कार्य को दोबारा करेगा कि नहीं। स्किनर कहते हैं कि जो व्यक्ति है ना, वो एक सक्रिय प्राणी है, एक्टिव रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, और हम जो भी कार्य करते हैं, हमारे कार्य का परिणाम दो निकलते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। अगर हमने जो भी काम किया, रिजल्ट सकारात्मक निकला, तो हम उस काम को दोबारा करेंगे। अगर नकारात्मक निकला तो हम उस काम को दोबारा नहीं करेंगे। जैसे मैं अधिकतर एग्जाम्पल देता हूं कि एक छोटा बच्चा है और वो बिजली के बोर्ड में हाथ लगाता है। बिजली के बोर्ड में हाथ लगाया, उसके कार्य का रिजल्ट, परिणाम क्या निकला? नेगेटिव निकला। अब दोबारा कभी हाथ नहीं लगाएगा। तो वही बात है। तो एक सक्रिय प्राणी है, व्यक्ति एक सक्रिय प्राणी है, कुछ ना कुछ करेगा, कार्य का परिणाम सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, वही बताएगा कि हम उस काम को दोबारा करेंगे या नहीं करेंगे। स्किनर ने चूहों तथा कबूतरों पर प्रयोग किए। स्किनर ने किन 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 पर प्रयोग किया? चूहों पर प्रयोग किया और कबूतरों पर प्रयोग किया। ठीक है। आइए,
चूहों पर जो प्रयोग किया है इन्होंने उसको पढ़ते हैं। एक भूखे चूहे को स्कीनर बॉक्स में रखा। नाम देखो क्या रखा, जो चूहों के लिए जो बॉक्स इन्होंने तैयार किया स्कीनर ने, उसका नाम रखा था स्कीनर बॉक्स। तो एक भूखा चूहा लिया, उसको स्कीनर बॉक्स में रख दिया गया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, लीवर कह सकते हैं या हम खटका कह सकते हैं, जिसके दबने पर चूहे को भोजन मिल सकता था। अगर वो लीवर दबाया जाए तो चूहे को भोजन मिल जाएगा, दाना मिल जाएगा। लेकिन प्रारंभ में चूहा उछल कूद करता रहा, फिर संयोग से उसका पैर लीवर पर लगा और लीवर दब गया। अब जैसे ही चूहे को हम बॉक्स में रखेंगे तो ये तो है नहीं कि चूहा एक कोने में जाके बैठ जाएगा, उछल कूद करेगा, निकलने का प्रयास करेगा। तो बस वही उछल कूद करता रहा, निकलने का प्रयास करता रहा, लेकिन बाय चांस संयोग से उसका पैर लीवर पर लग गया और लीवर पर लगने से लीवर दब गया और दाना उसको मिल गया अंदर ही, उस बॉक्स में ही दाना आ गया, बाहर से भोजन आ गया और उसने भोजन किया जो कि सेटिस्फैक्टरी था चूहे के लिए। तो जब इस प्रोसेस को रिपीट किया गया ना कि बार बार जब चूहा भूखा होता उसको हम बॉक्स में रखते, और हमने ये पाया कि धीरे धीरे जो खटका दबाने की जो उसकी रिपीटिशन है ना वो उसने बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी। पहले अगर मान लो वो 1 घंटे में उसने लीवर को दबाया था तो अब उसका समय जो है कम हो रहा था, अब 45 मिनट में दबा रहा है, फिर 30 मिनट में दबा रहा है, फिर 15 मिनट में। तो इस तरीके से क्या है कि जो रिपीटिशन है लीवर दबाने की वो चूहे ने इंक्रीज कर दी, उसकी पुनरावृत्ति बढ़ा दी। यही है बच्चों इसका प्रयोग जो स्किनर ने चूहे पर किया है। ठीक है, क्योंकि अंदर जो भोजन मिला, भोजन मिलना उसके लिए क्या है, एक रीइंफोर्समेंट का काम करता है, पुनर्बलन का काम करता है, जिसको पाकर व्यक्ति उस काम को बार बार करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब आप कोई कार्य करते हैं उसका परिणाम अच्छा होता है तो आप उस काम को बार बार करते हैं। अगर नकारात्मक होता तो दोबारा नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर चूहे का पैर लीवर पर लगा था और उसको करंट लगता तो क्या लीवर के आसपास भी चूहा पहुंचता, दोबारा नहीं जाता। लेकिन वहां पर सकारात्मक क्या था, उसको दाना मिल गया, इसीलिए उसने लैच दबाने, या लैच भी बोलते हैं इसको, लीवर भी बोलते हैं, तो उसे दबाने की जो रिपीटिशन है वो इंक्रीज कर दी। ये बच्चों प्रयोग जो कि स्किनर के द्वारा चूहे पर किया गया। स्किनर के द्वारा प्रयोग किया गया महत्वपूर्ण संप्रत्यय, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि स्किनर ने प्रयोग किया है, और वो क्या है, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। आओ इसको समझते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बच्चों ये। ऐसी वस्तु जिससे व्यक्ति के कार्य अथवा व्यवहार की पुनरावृत्ति बढ़ जाए। बहुत सिंपल है, कोई भी ऐसी चीज अगर मैं आपको दूं, आपके लिए बहुत अच्छी हो, सकारात्मक हो, और उसे पाकर आप उस काम को बार बार करने लग जाएं। जैसे मान लो कोई बच्चा, आप एक टीचर हैं और कोई बच्चा आपके पास कॉपी लेकर आया कि मैडम चेक कर दो, और आपने उस बच्चे को वेरी गुड लिख के दिया, बच्चे ने अच्छा काम किया था, आपने वेरी गुड लिख के दिया। अब बच्चा क्या करेगा, उस वेरी गुड के लिए बार बार ही अच्छा काम करके लाएगा आपके सामने। ऐसा होता नहीं है, आपकी मान लो कोई तारीफ करे, कोई प्रेज करे, तो आप क्या करते हैं, वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं, दोबारा और अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। क्यों, क्योंकि आपको रीइंफोर्समेंट मिला, आपकी किसी ने तारीफ की, प्रेज, ये भी तो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। आगे हम पढ़ेंगे इसके प्रकार में। तो पुनर्बलन क्या होता है, कोई भी चीज ऐसी जिसको पाकर व्यक्ति बार बार वैसा ही काम करने लग जाए, उसके कार्य या व्यवहार में जो रिपीटिशन है वो इंक्रीज हो जाए, उसे हम बोलते हैं बच्चों रीइंफोर्समेंट। दो तरह का होता है ये, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। एक है पॉजिटिव, धनात्मक या सकारात्मक हिंदी में कहते हैं। दूसरा है नेगेटिव, ऋणात्मक या नकारात्मक। पहले सीखेंगे पॉजिटिव क्या होता है। वे उद्दीपक जिसका परिणाम सुखद होता है। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी उद्दीपक है उस पर आप रिस्पॉन्स करते हैं और उसका परिणाम लिखा है ना यहाँ पे, परिणाम सुखद। मैंने क्या बताया था, परिणाम सुखद भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है। अगर सुखद होगा तो बार बार उस काम को करेंगे, अगर दुखद होगा तो उस काम को नहीं करेंगे। तो वही बात है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो होता है जब आप कोई काम करते हैं और आपके कार्य का परिणाम आपके लिए सुख देने वाला होता है, प्लेजरेबल होता है, आपके लिए अच्छा होता है। जैसे उस बच्चे के लिए वेरी गुड मिलना, बच्चे ने काम किया, उसको आपने वेरी गुड दिया, आपने शाबाशी दी, आपने एक्सीलेंट दिया, तो उसके कार्य का परिणाम कैसा था, सुखद था, तो उसके लिए वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। ठीक है, यहां पर मैंने उदाहरण लिखे हुए हैं।
जैसे प्रेज, प्रशंसा, आपकी तारीफ की, आपके काम की तारीफ की। मान लो आपने खाना बनाया, खाना बनाकर किसी को खिलाया और उन्होंने आपके आपके खाने की तारीफ की कि वाह भाई आपने खाना बहुत टेस्टी बनाया है। अब आप क्या करेंगे? उस काम को दोबारा नहीं करेंगे, बल्कि आप पहले से भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे और लोगों को खिलाना आप पसंद करेंगे कि 2-4 और हैं, मैं उनको भी खिलाऊं अपने हाथ का खाना बना के। तो बस यही बात होती है। ठीक है, ये आपके लिए एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। जो आपको अच्छे शब्द बोले किसी ने कि भैया आपका खाना जो आपने बनाया है बहुत टेस्टी है, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करता है। पुरस्कार भी है इस प्रकार से। पुरस्कार, बच्चों को पुरस्कार हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। कोई गिफ्ट भी हो सकता है, कोई ट्रॉफी भी हो सकती है, मेडल भी हो सकता है, सर्टिफिकेट भी हो सकते हैं, या वर्बल फॉर्म में, नॉन वर्बल फॉर्म में हम थंब भी दिखाते हैं बच्चों को। तो कुछ भी हम दे सकते हैं, ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। उपलब्धि, अचीवमेंट है, आपने कुछ अचीवमेंट, उपलब्धियां हासिल की, वो भी आपके लिए एक सकारात्मक बात होती है, सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। धन, मनी, एक तरह का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। मान लो आज आप एक प्राइमरी टीचर अपॉइंट हो चुके हैं, आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और कुछ समय के बाद ही आप एज अ टीजीटी प्रमोट हो जाते हैं, आपकी सैलरी 70,000 हो जाती है, तो आपकी 20,000 सैलरी बढ़ गई, तो आप रीइंफोर्स हो जाएंगे। वो आपके लिए क्या है? एक तरह से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। ठीक है, जिससे आपको सुखद महसूस हो, आपको आनंद आए, आपको खुशी मिले। ठीक है, अब सेकंड हम बात करते हैं बच्चों, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को समझने में। व्यक्तियों की ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती है। अब कोई ऐसा उद्दीपक है जो हमें पेन देने वाला है, पीड़ा देने वाला है, लेकिन उससे दूर करना, उससे छुटकारा दिलाना, ऐसी हमारी अनुक्रियाएं जो होंगी वो एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा, या उनसे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शन करती है। अभी आपको कुछ बात समझ आई या नहीं आई, अभी आगे समझ में आएगा जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, नकारात्मक पुनर्बलन परिहार अनुक्रिया या पलायन अनुक्रिया करना सिखाता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लीड्स टू लर्निंग ऑफ अवॉइडेंस एंड एस्केप रिस्पॉन्सेज। जैसे देखो एग्जांपल लिखा हुआ है, दुखदाई ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनना, लकड़ी जलाना तथा हीटर का उपयोग करना सीखता है। देखो, जैसे मान लो ठंड है, ठंड में आप काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक बात याद रखना, जब भी रीइंफोर्समेंट की बात करें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो आपके काम की जो रिपीटिशन होगी ना वो बढ़ेगी हमेशा। लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है? इसमें भी बढ़ेगी, क्योंकि रीइंफोर्समेंट तो रीइंफोर्समेंट है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे फिर नेगेटिव हो। अब मान लो ठंड है, ठंड में आप काम नहीं कर पा रहे हैं, एक कोने बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, आप हाथ पैर मूव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठंड है। तो ठंड की वजह से आप के जो काम की रिपीटिशन है वो बढ़ नहीं पा रही है, इसका मतलब रीइंफोर्समेंट तो नहीं है। अब आप क्या करेंगे? ठंड से बचने के लिए किया गया काम क्या कर सकते हैं? ऊनी कपड़े पहन सकते हैं, गर्म कपड़े पहन सकते हैं, आप आस पास अलाव जला सकते हैं, हीटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा? आपके हाथ पैर खुलेंगे, आप अपने काम को फ्लुएंटली कर पाएंगे। तो ये क्या हुआ? जिससे आपके काम की रिपीटिशन बढ़े। कोई भी ऐसी चीज है जिससे बचने के लिए आप कार्य करते हैं। जैसे मान लो आप स्कूटी का प्रयोग कर रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं लेकिन विदाउट हेलमेट, और सामने ट्रैफिक वाले खड़े हैं, आपको पकड़ लिया। क्या आप दोबारा विदाउट हेलमेट निकलेंगे? आप नहीं निकलेंगे। तो वो तो रुक गई ना चीज आपकी, रिपीटिशन तो बढ़ा नहीं। लेकिन जुर्माना, पेनल्टी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? रेड लाइट क्रॉस कर सकते हैं, पुलिस वाला आपको हाथ देता है, आप बच के निकाल लेते हैं। तब तो आप रिपीट करेंगे अपने काम को कि देखो मैं तो विदाउट हेलमेट और रेड लाइट जंप करके निकल जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे आपको पकड़ लिया, आपको फाइन देना पड़ा, आपको पेनल्टी लगी, आप उस काम को दोबारा नहीं करेंगे। वही बात है कि आप सक्रिय प्राणी हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, नेगेटिव रिजल्ट हुआ तो आप उस काम को दोबारा थोड़ी करेंगे। स्किनर तो वही कह रहे हैं ना। तो नेगेटिव इन्फोर्समेंट वो है जब आप किसी चीज से बचने के लिए काम करते हैं, क्योंकि अब आप जुर्माने से बचने के लिए क्या करते हैं? हेलमेट का प्रयोग भी करते हैं, सीट बेल्ट का प्रयोग भी करते हैं। क्यों? क्योंकि फाइन से बचना है और बचने के लिए किया गया कार्य है। अब आप बार बार वही काम करेंगे, आपकी रिपीटिशन जो है काम की, व्यवहार की, वो बढ़ जाती है। इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, जैसे यहां पर एक सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, नकारात्मक पुनर्बलन दंड नहीं होता।
कई बच्चे कहते हैं सर पनिशमेंट जो है ना वो एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होती है, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। एक बात बताओ, एक बच्चा क्लास में लेट आया और आप एक टीचर हैं, आपने उस बच्चे को पनिशमेंट दे दी, क्या वो बच्चा कभी लेट आएगा दोबारा? नहीं आएगा। जबकि मैं कह रहा हूं नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में बच्चे की रिपीटिशन बढ़ेगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रिपीटिशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये बात याद रखना। अगर आपने दंड दे दिया तो बच्चे की रिपीटिशन तो बढ़ी ही नहीं, रुक गई, तो पुनर्बलन तो है ही नहीं है। अब होता क्या है, एक बच्चा लेट आया क्लास में, आपने पूछा बेटा लेट क्यों हुए? उसने बोला मैडम आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। तो आपने सोचा ठीक है भाई बच्चा ठीक कह रहा है, आपने बिठा दिया, तो आपने दंड नहीं दिया। अब बच्चे के दिमाग में एक बात आई कि जब भी मैं लेट आऊं ना कुछ बहाना मार दूं तो मुझे मैडम मारेगी नहीं, बिठा देगी आराम से। तो दंड से बचने के लिए बच्चा क्या कर रहा है, और वही काम बार बार करेगा, तो रिपीटिशन उस काम में हो जाती है, उसके व्यवहार में वो काम बार बार बच्चा करता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। दंड का उपयोग अनुक्रिया को कम करता है या दबाता है, जबकि नकारात्मक पुनर्बलन परिहार या पलायन की अनुक्रिया की संभाव्यता को बढ़ाता है। वही बात है, परिहार है, अवॉइडेंस है या एस्केप रिस्पॉन्स है, उसके संभाव्यता को बढ़ा देता है। हम अवॉइड करते हैं, हम एस्केप कर जाते हैं, हम बहाने ढूंढते हैं, हम हेलमेट का यूज करते हैं, फाइन से बचते हैं, ठंड से बचते हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं हमारी रिपीटिशन को इंक्रीज करता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं जो जल्दी समझ में नहीं आती हैं। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है सर, पॉजिटिव तो समझ में आ जाता है, नेगेटिव में बच्चों को बात क्लियर नहीं होती है। तो कोई भी अगर डाउट लगे कमेंट कर सकते हैं, और कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन अनुसूचियां चार तरह की होती हैं बच्चों। सबसे पहला है सतत पुनर्बलन, कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। जब पुनर्बलन प्रत्येक कार्य के लिए दिया जाए, परंतु इस पुनर्बलन के बंद करने से व्यक्ति कार्य करना बंद कर देता है। देखो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, लगातार, सतत। आपके सामने एक बच्चा आया और बच्चे ने कॉपी चेक करवाई, आपने लिखा वेरी गुड। अगली बार जब बच्चा आता है आपने लिखा वेरी गुड, तीसरी बार आता है वेरी गुड, चौथी बार आता है वेरी गुड। मतलब अब हर कार्य के लिए बच्चे को वेरी गुड लिख रहे हैं। अब किसी एक दिन आपने वेरी गुड नहीं लिखा, बच्चा काम करना छोड़ देगा। हो सकता है एक दो बार और करके लिया है, लेकिन आप वेरी गुड नहीं दे रहे ना, तो बच्चा काम करना छोड़ देगा। यही होता है नुकसान कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट का। आपने लगातार बच्चे को वेरी गुड दिया, बच्चे की आदत खराब कर दी, लेकिन जैसे ही आपने वेरी गुड देना छोड़ा तो बच्चा काम करना भी छोड़ देता है। ये होता है कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। हर काम के लिए रीइंफोर्स किया जाए, ठीक है, क्योंकि आदत खराब हो गई। भाई बच्चा सोचता है कैसा भी काम करके ले जाऊं, मुझे मिलना तो वेरी गुड ही है। तो काम की वैल्यू नहीं रहती है, आपके वेरी गुड की वैल्यू नहीं रहती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें किस तरह बच्चे को रीइंफोर्स करना है, वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी वाली बात है। सेकंड आता है बच्चों आंशिक पुनर्बलन, या इसको हम विरामी पुनर्बलन भी कहते हैं, पार्शियल या इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब पुनर्बलन कभी कभी केवल विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाए, इस पुनर्बलन के बंद करने से व्यक्ति के कार्य की पुनरावृत्ति नहीं रुकती। अब देखिए क्या होता है, एक बच्चा आया, आपने उसका काम देखा, भाई आज इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, औरों से अलग किया है, कुछ अलग से काम करके लाया है, वेरी गुड लिख दिया। अगली बार भाई काम में मजा नहीं आया, आपने वेरी गुड नहीं लिखा। तीसरी बार हो सकता है और अच्छा काम करके लाए, आपने वेरी गुड लिखा। इसमें बच्चा क्या करता है, समझ जाता है कि जब मेरा काम थोड़ा हल्का होता है ना, तो मुझे मैडम वेरी गुड नहीं देती, तो मैं कोशिश करूंगा हर अगली बार ना और अच्छा काम करके लेके जाऊंगा, तब मुझे वेरी गुड मिलेगा। तो इसीलिए बच्चे की जो रिपीटिशन है ना, पार्शियल रीइंफोर्समेंट में रुकती नहीं है कभी भी। उसमें एक उम्मीद रहती है कि नहीं यार मेरे काम में कुछ गलती रही होगी, पक्का अगली बार मैं कुछ अच्छा करके लेके जाऊंगा, तभी मुझे वेरी गुड या एक्सीलेंट मिलेगा। तो दोनों में फर्क है, कॉन्टिन्यूस में और पार्शियल में। पार्शियल वाला ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तीसरा आता है बच्चों अंतराल। अंतराल बात करता है समय से संबंधित है, टाइम की बात करता है। इसमें हम टाइम फिक्स कर देते हैं, फिक्स इंटरवल भी कहते हैं इसको। जैसे हमने ये फिक्स कर दिया कि हर हफ्ते, या हम बोले कि हर मंडे बच्चे को वेरी गुड मिलेगा, हर ट्यूसडे बच्चे को एक्सीलेंट मिलेगा। एक हफ्ते के बाद, मतलब समय की बात कर रहा है कि एक हफ्ते के बाद मंडे को बच्चे को वेरी गुड मिलेगा, समय की बात करता है। चौथे बात करता है अनुपात की, रेशो, मात्रा से संबंधित है। ये कहता है कि इतना काम करके लेकर आएगा बच्चा तो इसे वेरी गुड मिलेगा। अगर बच्चे ने 2 पेज याद किए तो वेरी गुड मिलेगा,
4 पेज याद किए तो वेरी गुड मिलेगा। इसमें मात्रा की बात करता है, ऊपर वाले में समय की बात करता है। अगर मैं चारों को इन शॉर्ट आपको बताना चाहूं ये होते क्या क्या हैं और किसी एग्जाम्पल से, मैं चूहे का एग्जाम्पल लेता हूं जो एक्सपेरिमेंट किया स्किनर ने चूहे पर। चूहे ने खटके को दबाया, दाना मिल गया, दबाया दाना मिल गया, दबाया दाना मिल गया, मतलब हर बार दबाने पर दाना मिल रहा है। बच्चों ये कहलाएगा कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। समझना मेरी बात को बड़ी ध्यान से। हर बार लीवर प्रेस करने पर खाना मिल रहा है, उसको दाना मिल रहा है चूहे को, तो ये है कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। अगर दबाया और दाना नहीं मिला, हो सकता है 1 या 2 बार फिर दबा दे और दाना नहीं आएगा तो चूहा लीवर प्रेस करना छोड़ देगा। वही बच्चे वाली बात है, आपने वेरी गुड देना बंद किया, बच्चे ने काम करना भी बंद कर दिया। लेकिन सेकंड वाले में क्या होता है, पार्शियल वाले में क्या होता है बच्चों, चूहे की मैं बात कर रहा हूं, दबाया दाना मिल गया, दबाया दाना मिल गया, 1-2 बार नहीं मिला, 1 बार मिल गया, फिर नहीं मिला, फिर मिल गया, यानी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो इसमें चूहे को एक उम्मीद रहती है कि यार एक बार और दबा दूं, क्या पता इस बार मिल जाए, अच्छा चलो एक बार और दबा दूं, फिर क्या पता इस बार मिल जाए, और फिर मिल जाता है तो उम्मीद और बढ़ जाती है। तो बस यही बात है, ऐसे ही बच्चे में रहता है कि इस बार काम मैंने कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया, अगली बार और अच्छा करके लाऊंगा तब मुझे वेरी गुड मिलेगा। तो मैं दोनों को रिलेट करके चल रहा हूं, ध्यान देना आप। अंतराल की बात करूं तो अंतराल में क्या होता है कि चूहा हम फिक्स कर देते हैं कि भाई 2 मिनट तक अगर चूहे ने प्रेस किया लीवर को, 2 मिनट तक दबाया तो दाना मिल जाएगा, 3 मिनट दबाया तो दाना मिल जाएगा। और अगर मात्रा की बात करें तो कैसे करेंगे कि भाई इतनी बार दबाया, 5 बार दबाया तो मिलेगा, 10 बार दबाया तो मिलेगा। क्वांटिटी की बात करता है, ऊपर वाले में समय की बात करता है। तो आई होप ये चारों जो अनुसूचियां हैं समझ में आ गई होंगी, एग्जाम में आ सकती हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, पार्शियल, अंतराल या इंटरवल या फिर रेशो, तो चारों समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला आता है बच्चों विलंबित पुनर्बलन, डिलेड रीइंफोर्समेंट। यदि पुनर्बलन देने में विलंब किया जाए तो निष्पादन का स्तर कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। मान लो किसी बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया और हम उसे कहे कि बेटा एक काम करो, या तो आज आप छोटा पुरस्कार ले लो या 1 हफ्ते के बाद मैं आपको ना बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। तो ऐसे में पता है क्या होता है, बच्चा छोटा पुरस्कार जो तुरंत मिल रहा है ना वो लेना पसंद करते हैं बजाय 1 हफ्ता वेट करने के। ये हकीकत है और इसी को हम बोलते हैं डिलेड रीइंफोर्समेंट। ऐसा करने से जो परफॉर्मेंस का लेवल है ना वो कम हो जाता है, ये सच्चाई है बिल्कुल। जब बच्चे ने अच्छा काम किया है उस बच्चे को तुरंत रीइंफोर्स करना चाहिए, तुरंत पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए। ये अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चा आगे के लिए रीइंफोर्स रहेगा और अच्छे काम करके आपके सामने लाता रहेगा, ठीक है। बजाय आप उसके सामने कंडीशन रखें कि आज लेना है छोटा पुरस्कार, 1 हफ्ते बाद लेना है बड़ा पुरस्कार, तो इस कंडीशन में बच्चा छोटा पुरस्कार आज ही लेना पसंद करते हैं, ठीक है। अगला कंसेप्ट है बच्चों शेपिंग, ढालना। इस विधि में व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर पुनर्बलन के आधार पर ले जाया जाता है। ये एक विधि है, शेपिंग एक मेथड है। इसमें क्या करते हैं, किसी व्यक्ति का कोई व्यवहार है उसको हम स्लोली, बहुत धीरे धीरे एक लक्ष्य की तरफ, एक एम की तरफ, एक गोल की तरफ रीइंफोर्समेंट की हेल्प से लेकर जाते हैं। कैसे? मनुष्यों के साथ शेपिंग विधि में पुनर्बलन का प्रभाव अधिकतर अविवेचित होता है, जिसे शाब्दिक अनुबंधन कहा जाता है। जब भी हम मनुष्यों के साथ इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं ना तो पुनर्बलन का जो प्रभाव होता है ना वो अविवेचित होता है, मतलब ऑटोमेटिक होता है। इंसान के साथ हम ऐसा करते हैं, बाकी जानवरों के साथ कैसा होता है उसमें तो थोड़ा विवेचना होती है, लेकिन अविवेचित ऑटोमेटिक तरीके से होता है मनुष्यों के साथ में, जिसको यहाँ पर शाब्दिक अनुबंधन कहा गया है, वर्बल कंडीशनिंग कहा गया है, ठीक है। अब देखो मैं आपको ऊपर वाला पॉइंट समझाना चाह रहा हूं कि किसी खास लक्ष्य की ओर पुनर्बलन के आधार पर ले जाया जाता है। जैसे मान लो आपने, जैसे यहां पर स्किनर ने एक प्रयोग किया था, किस पर? पिजन पर प्रयोग किया, ठीक है। एक कबूतर पर यहां पर प्रयोग किया उन्होंने, और उसमें शेपिंग का ही इस्तेमाल बच्चों यहां पर उन्होंने किया था। क्या प्रयोग था? प्रयोग ये था कि कबूतर को इस 8 अंक पे, ये एक 8 अंक है, 8 अंक का जो रास्ता होता है बहुत कठिन रास्ता होता है। जब भी हम लर्निंग बनवाने जाते हैं, गाड़ी है, बस है, ट्रक है, तो 8 पर चलना सिखाते हैं, 8 पर चलवाते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें शामिल हो जाती है, राइट लेफ्ट बैक करना,
तो इसमें सब कुछ आ जाता है, तो बहुत कठिन रास्ता इसको माना जाता है। तो कबूतर को 8 अंक पे चलना सिखाया गया शेपिंग विधि के द्वारा। सिखाते कैसे हैं? इस 8 अंक को ना डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे भागों में। जैसे ये डिवाइड कर दिया, ये 1 2 3 4 5 6। तो पहले 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, सो ऑन। तो इस तरीके से कबूतर ने पूरा रास्ता सीख लिया। शेपिंग विधि होती है किसी भी कंटेंट को छोटे छोटे भागों में स्लोली, धीरे धीरे लक्ष्य की ओर हम पुनर्बलन की सहायता से लेकर जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास साइकोलॉजी के नोट्स बन गए हैं पूरे, और मान लिया जाए कि 50 पेज के आपके पास नोट्स हैं, और आपको ना बहुत कठिन लगती है, अरे भाई 50 पेज तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। अब क्या करते हैं, चलो मैं शेपिंग का इस्तेमाल करके ना उसको लर्न करता हूँ। कैसे करूंगा? मैंने आज डिसाइड किया कि भाई मुझे ना डेली 5-5 पेज पढ़ने हैं, डेली मुझे 5 पेज पढ़ने हैं। तो जब आपने पूरे 50 पेज को 5-5 में डिवाइड कर लिया ना, आपने शेपिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये तरीका होता है एक, ये शेपिंग मेथड कहलाता है, जब आपने 5-5 में डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपने पूरे कंटेंट को डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, आज आपने 5 पेज पढ़े, कल का दिन आया आप अगले 5 पेज पढ़ते हो, अगला दिन आया आप अगले 5 पेज पढ़ते हो, और समय ऐसा आता है आप पीछे वाले पेज भूल जाते हो, अगले वाले आपको याद रहते हैं। ये गलत है। शेपिंग में ऐसा नहीं होता। शेपिंग में क्या होता है, मान लो आज आपने 5 पेज पढ़े, कल का दिन आया, अगले 5 तो पढ़ने हैं लेकिन प्रीवियस 5 भी तो पढ़ने हैं। फिर तीसरा दिन आया, अगले 5 पढ़ने हैं लेकिन पीछे 2 दिन के जो 10 पेज है वो भी पढ़ने हैं। ऐसा करेंगे तो एक समय के बाद पीछे वाले पेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इतना आपको ध्यान हो जाएगा उनका, और आप भूल नहीं पाओगे। इसको हम बोलते हैं बच्चों शेपिंग, और इसी को यहाँ पर एक नाम और दिया गया है, क्रमिक सन्निकटन भी कहते हैं बच्चों इसको, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की विधि भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और स्किनर ने शेपिंग का प्रयोग चूहों पर किया, कबूतरों पर किया, मनुष्यों के लिए भी किया। ठीक है, तो शेपिंग आपको समझ में आया, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों स्किनर के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिताएं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अध्यापक को पढ़ाने से पहले शैक्षिक उद्देश्य बच्चों को बताने चाहिए। जब भी टीचर क्लास में जाए, अपना जो कंटेंट लेकर जा रहा है, विषय वस्तु लेकर जा रहा है, तो उस विषय वस्तु से पहले उस विषय वस्तु की जो शैक्षिक उद्देश्य हैं कि बच्चों इसके क्या उद्देश्य होंगे, आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएंगे, हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन आएंगे, तो वो उद्देश्य बच्चों को बताने बहुत जरूरी है ताकि बच्चे मोटिवेट हो जाएं सीखने के लिए। दूसरा है बच्चों को स्वाभाविक रूप से सीखने के अवसर दे। बच्चों को हमें ना खुली छूट देनी है लर्निंग करने की। खुली छूट का मतलब ये नहीं कि बच्चा कुछ भी करे, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज देनी है, अवसर देने हैं सीखने के, बच्चा खुद से एक्सपीरियंस करे। जब बच्चा खुद से एक्सपीरियंस करेगा उसकी लर्निंग परमानेंट हो जाएगी, कभी भूलेगा नहीं। तीसरी बात है कक्षा में अध्यापक के द्वारा बच्चों के लिए पुनर्बलन का प्रयोग करना, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा। और जब भी कोई अच्छा काम बच्चा कर रहा है, ग्रुप कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उनकी प्रशंसा करे, उनको पुरस्कार दे, लेकिन बाकी बच्चों को भी नकारात्मक नहीं करना है, उनको डिमोटिवेट नहीं करना है। कई अध्यापक बोलते हैं तू तो फेल होगा, तुम बच्चे फेल होंगे, 4-5 जो भी बच्चे हो, ऐसा नहीं बोलना। मान लो 4 बच्चों को तो आप पुरस्कार दे रहे हैं और उधर 4 बच्चों को आप बोल रहे हैं कि तुम चारों फेल हो जाओगे, ये गलत बात है। अगर आप 4 को पुरस्कार दे रहे हैं तो बाकी को आप मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे? बोलो कि बेटा इन्होंने अच्छा काम किया, आप लोग भी कर सकते हैं, अगली बार आपको फिर मिलेगा। ठीक है, तो आप डिमोटिवेट ना करें लेकिन किसी बच्चे को कि तू फेल होगा, तू ऐसे होगा, नहीं, ये गलत बात है। चौथा है प्रारंभ में बच्चों को सतत पुनर्बलन देना चाहिए, बाद में आंशिक देना चाहिए, इससे बच्चों का अधिगम स्थायी बनेगा। शुरुआत में हम कहते हैं कि शुरू में कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट दें, लेकिन आदत ना खराब करें। लगातार इतने लंबे समय तक मत दें कि बच्चा बिगड़ ही जाए कि हर बार मुझे वेरी गुड मिलना ही है। बाद में आप चेंज करें कि बच्चे को आंशिक रूप से दें, कभी दे कभी ना दे, कभी दे कभी ना दे। इससे बच्चे की लर्निंग होगी वो परमानेंट रहेगी, बच्चा आगे कंटिन्यू करता रहेगा। पांचवा, बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि बालक के उपयुक्त व्यवहार को पुनर्बलित करना चाहिए। दंड तो बिल्कुल नहीं देना। दंड देने से क्या होगा, आप ही नेगेटिव हो जाओगे। आप जो टीचर है ना, बच्चे की निगाह में गिर जाएंगे कि ये टीचर मुझे मारता है, उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आएंगे आपके प्रति। तो आप टीचर जो आपकी छवि है ना, बच्चे के दिमाग में बहुत नकारात्मक हो जाएगी, इसलिए बालक को दंड नहीं देना है बिल्कुल भी। और जो बच्चा अच्छा काम करे उसको पुनर्बलित करना है, नहीं भी कर रहा है उसको मोटिवेट करो ना, ये आपका ही तो काम है ना। तो ये सारे काम आपको करने हैं, ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हो गया बच्चों। इसी के साथ हमारा स्किनर की जो थ्योरी है, जो पूरा कंसेप्ट है, मुझे नहीं लगता कुछ इसमें कंसेप्ट छूटा है। अगर छूटा है कमेंट कर सकते हैं,
क्या पता मैं अगली वीडियो में आपको वो सिखा दूं। तो कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा शेयर भी कर दिया करो वीडियो को, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, है ना। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। बाकी मेरा इंस्टाग्राम चैनल है psychology_special, इस नाम से इंस्टाग्राम पर हमारा चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। और जो टीचिंग के से रिलेटेड जो हमारी साइकोलॉजी पेडागोजी जो आती है, आपको अपडेट रखने के लिए ये चैनल बनाया गया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से सारी वीडियोस को देख सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।